हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी पूरे ऊर्जा के साथ कर रहे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज के सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज हम इस 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से हम पहले टॉपिक को समझेंगे और उसका डिटेलिंग करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे, जिससे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एमसीक्यू लगाते वक्त आपको ये लगे कि हमने यह पढ़ा है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप में से कोई चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से, और चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। बिना अधिक देर लगाए चलिए देखते हैं हम आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वायसराय कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया? किस अधिनियम के तहत वायसराय कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। सबसे पहले हम देखते हैं 1861 के परिषद अधिनियम में, भारतीय परिषद अधिनियम में क्या क्या हुआ। इस परिषद अधिनियम में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, सिर्फ 6 माह के लिए, वो भी 6 माह के लिए की गई थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी और उन्हें भारत में कानून बनाने की भी शक्ति प्रदान की गई थी। देखते हैं थोड़ा हम इसको डिटेल में। देख सकते हैं, वायसराय को विस्तारित विधान परिषद में कुछ मनोनीत भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था। 1861 के अधिनियम में ही भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया था वायसराय के द्वारा। 1862 तक वायसराय कैनिंग ने विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया। 1862 तक, 1861 में यह प्रावधान आया, 1862 तक बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंट्स की विधायी शक्तियां बहाल की गई। जो पहले 1858 में हमने पढ़ा था, वो उससे पहले 1853 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया था और वो बंगाल जो था अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति को फिर से बहाल की गई। इसने बंगाल 1862 में जो गठित हुआ, मतलब बाद में जब 1857 की क्रांति हुआ, 1858 में जो आया भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद से उत्तर पश्चिमी प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश और सिंध वाला क्षेत्र, सिंध गुजरात वाला क्षेत्र, और फिर पंजाब की नई विधान परिषद का गठन किया गया, उच्च सदन का। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी के पास इससे ज्यादा शक्ति दी गई, यानी उत्तर पश्चिम और पंजाब को जितनी शक्ति दी गई थी विधायी शक्ति, उससे अधिक बंगाल, बॉम्बे और मद्रास को दी गई। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। पोर्टफोलियो प्रणाली में क्या होता था, वायसराय जो थे वो परिषद के एक सदस्य को एक से अधिक जिम्मेदारियां देते थे, जो अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र होता था, जो परिषद की तरफ से ही निर्णय माना जाता था। वो जो कोई निर्णय लेते थे वह सदस्य, जिसको वायसराय नियुक्त करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। पोर्टफोलियो प्रणाली को इसी के द्वारा मान्यता दी गई थी। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल। देखिए, पोर्टफोलियो प्रणाली, इसमें वायसराय परिषद के एक सदस्य को एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जाता था, यानी एक से अधिक जिम्मेदारी उसको दे सकते थे और वह स्वतंत्र रूप से परिषद की ओर से निर्णय ले सकता था और आदेश भी जारी कर सकता था।
यानी वह जो सदस्य कोई निर्णय लेता था तो उसे परिषद की ओर से लिया गया निर्णय ही माना जाता था। और वायसराय को आपातकालीन स्थिति में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। यह अध्यादेश जारी होने की तिथि 6 महीना तक के लिए वैध था। तो ये हमने आपको पहले ही बता चुके थे। और पोर्टफोलियो प्रणाली की बात करें तो जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही शुरू किया था, लेकिन 1861 में इसको परिषद के द्वारा मान्यता दी गई थी, 1861 के परिषद अधिनियम के द्वारा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा मनोनीत सदस्यों के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी अधिनियम के द्वारा बजट पर भी चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। इसमें सिर्फ दो ही बात है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ही मनोनीत सदस्यों के लिए सीमित और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। और इसी के द्वारा राजस्व आय व्यय जो होता है अथवा बजट पर बहस करने की कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्तियां प्रदान की गई थी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी बात करें, पृथक निर्वाचन की बात की गई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जिसे जाना जाता है। इसे सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम की अगर हम बात करें, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया इस पृथक निर्वाचक मंडल में जिसमें मुस्लिम नेता को सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, हिंदू नेता को सिर्फ हिंदू ही वोट दे सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा। और क्या किया गया, भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी नियुक्त किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का भी अधिकार दिया गया। इससे पहले वैसे वाद विवाद का अधिकार मिल चुका था, लेकिन 1892 में, लेकिन उसमें वाद विवाद के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और ना ही मत देने का अधिकार था, जो कि अब मिल चुका था। और पहली बार क्या हुआ, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई और उसके साथ पहली बार भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे माना जाता है? अभी हमने आपको बताया 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को ही सांप्रदायिक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मार्ले मिंटो, तो इससे आप जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कौन हो सकता है। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था लॉर्ड मिंटो का। इस कारण से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो। देख सकते हैं आप, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक बने और पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया गया। जो हमने आपको बताया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को वायसराय कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। और प्रेसिडेंसी निगमों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों के लिए अलग प्रतिनिधित्व किया गया था। जैसे अलग अलग पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, उसमें प्रेसिडेंसी निगमों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए अलग प्रावधान था। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
किस अधिनियम या सुधार द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया और उन्हें अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दिया है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, यानी संघ सूची और राज्य सूची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और एक प्रथम को क्या किया गया, एक राज्य परिषद का गठन किया गया और दूसरा केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया जिसे हम आज राज्यसभा और लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया और इसके अनुसार क्या किया गया, दोनों के लिए अपने अपने आरक्षित विषय किए गए, जैसे केंद्र के लिए अलग, केंद्रीय विधानसभा के लिए अलग और राज्य परिषद के लिए अलग। जैसे आज हम देखते हैं संघ सूची और राज्य सूची देखते हैं, और एक समवर्ती सूची का विषय था जिसमें केंद्र की अधिक शक्ति होती थी, यानी केंद्रीय विधानसभा की। साथ ही भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कर सकते हैं। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार ये सिफारिश की गई कि लोक सेवा आयोग की सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए, जो इसी के द्वारा 1900 ली आयोग जो 1923-24 में आया था, उसी के सिफारिश पर सिविल सेवा की नियुक्ति होता है 1926 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, केवल कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 सदस्य आवश्यक रूप से भारतीय होना चाहिए। और इसने क्या किया, सांप्रदायिक आधार को और ज्यादा बड़ा कर दिया, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियों के लिए भी पृथक पृथक निर्वाचन की बात की गई, यानी भारतीय समाज को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करने का प्रयास किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार क्या हुआ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये लॉयड जॉर्ज थे, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम या सुधार द्वारा पहली बार भारतीय विधान परिषद को संसद की ऊपरी और निचली सदन द्विसदनीयता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? अभी हमने आपको बताया एक केंद्रीय विधानसभा, एक राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो हमने अभी आपको बताया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसमें क्या किया, भारतीय विधान परिषद को संसद के ऊपरी और निचले सदन में प्रतिस्थापित किया गया, यानी द्विसदनीयता का प्रावधान किया गया। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देश में उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का इरादा घोषित किया? उत्तरदायी सरकार की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आपने पिछले डिटेल्स से आप समझ गए होंगे कि उसमें एक प्रयास किया गया है कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, जैसे भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को शामिल करना, बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार और पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। इस सबसे पता चलता है एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की इरादा थी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं डिटेल में इसको। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देश में एक उत्तरदायी सरकार शुरू करने का इरादा जताया। उसके बाद प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया और प्रांतों को अपने बजट बनाने की अनुमति दी गई।
इस प्रावधानों के लागू होने के 10 साल बाद कामकाज देखने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। आप लोगों ने साइमन कमीशन या साइमन आयोग का बात के बारे में सुना होगा। उसी के उद्देश्य 1927 में इसके कार्यों का लेखा जोखा तैयार करने, उसका निरीक्षण करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी और उन्हें की नियुक्ति की गई थी, जो 1928 में भारत आती है। इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे, जो बाद में शहीद हो गए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि राज्यपाल को प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह के अधीन कार्य करना होगा? ये कुछ आज की व्यवस्था की तरह लग रहा है, जिसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसी अधिनियम से भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है, यानी कहें तो लगभग 70 से 80% भारतीय संविधान कहीं से ली गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसी के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन 1919 में आया था, उसको समाप्त कर दिया गया। यह अधिनियम जो है साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे भी आधारित था। 1935 के अधिनियम में क्या था, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था, इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूची वाला एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसी से हमारा भारतीय संविधान सर्वाधिक प्रभावित है। अखिल भारतीय संघ, जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थी, इसमें केंद्र प्रांतीय और समवर्ती सूची के आधार पर विषयों को विभाजित कर दिया गया, यानी सबको अपना अपना स्वतंत्र अधिकार दिया गया। प्रांतों को अपना स्वतंत्र अधिकार दिया गया, केंद्र का अपना स्वतंत्र, और एक समवर्ती सूची था जिसकी शक्तियां गवर्नर जनरल के पास होती थी। और रियासतें जो थी संघ में शामिल नहीं हुई, रियासतें जैसे रजवाड़े थी वो संघ में शामिल नहीं थी। इसमें द्वैध शासन जो प्रांतों में था उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि 1919 के शासन के 1919 के अधिनियम के माध्यम से आया था, उसको समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन को। और प्रांतों को प्रशासन की स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई, यानी सभी की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया और स्टेट को यानी प्रांतों को जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई। राज्यपाल को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सलाह के तहत कार्य करना आवश्यक था। जो मंत्री होते थे उसी की सलाह पे राज्यपाल काम करते थे। यह प्रावधान 1937 में लागू हुआ था और जिसे फिर 1939 में निरस्त भी कर दिया था। इसी के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। प्रांत में खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और इसी एक्ट 1935 के माध्यम से संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता दिया गया था, भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी इसी में विस्तार किया गया था। तो इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। किस अधिनियम ने मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की? इसमें ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की गई है, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसके तहत लोन भी दिए जाते थे और पहली बार मत संख्या को बढ़ा के 10% कर गया, यानी 10% लोगों को मतदान का अधिकार भी दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? आज का यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हमने आपको पहले ही बता दिया इसके बारे में थोड़ा। तो इसका ऑप्शन दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसी के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की।
और इसी के माध्यम से हमारे स्टेट पीसीएस जो है उसकी भी स्थापना की गई, और एक संयुक्त सेवा परीक्षा जो एक से अधिक राज्यों को मिला के लिया जाता था, उसकी भी इसी के माध्यम से स्थापना की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक यानी नाम मात्र प्रमुख के रूप में नामित किया? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों, यानी 1935 और 1947 दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसी के माध्यम से भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक नाम मात्र के प्रमुख के रूप में नामित किया गया, जो आज भी लगभग वैसा ही है। गवर्नर जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं, वो सिर्फ नाम मात्र के ही प्रमुख होते हैं, एक संवैधानिक पद है। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका। भारत सरकार अधिनियम 1947 जो है, इसे माउंटबेटन योजना के जवाब में लाया गया था। भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियनों में गवर्नर जनरलों की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा की जानी थी, जिसमें भारत का लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरल को राज्य के संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख के रूप में नामित किया गया। उन्हें सभी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करने के लिए बनाया गया था। इस बात को हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वायसराय का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब उसके बाद ब्रिटिश राजा के पास भारत सरकार के संबंध में कोई जिम्मेदारी अब नहीं होगी 1947 के भारत सरकार अधिनियम आने के बाद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन को देखते हैं। कथन एक है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। कथन दो है, रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण में रखा गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो हम जानते हैं, और रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय विधायिका के नियंत्रण से बाहर रखा गया। ओ सॉरी, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो इसमें जो पहला कथन है, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा कथन जो है, रक्षा और विदेशी मामलों को संघीय कार्यपालिका नहीं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में रखा गया था, ब्रिटिश सरकार के उसके राजा के नियंत्रण में रखा गया था। तो ये जो है गलत है, यहाँ पे संघीय विधायिका नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है, केवल एक कथन सही है। सॉरी फॉर सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। तो याद रखिएगा इसको, रक्षा और विदेश मामला जो था वो ब्रिटिश संसद के अधीन था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। कथन ए दिया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसमें प्रांत और रियासतें इकाई के रूप में शामिल थीं। कारण दिया है, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के अनुसार विभाजित किया। संघीय सूची केंद्र के लिए, जिसमें कुल 59 विषय शामिल थे, प्रांतीय सूची प्रांतों के लिए, जिसमें कुल 54 विषय शामिल थे, और समवर्ती सूची जो दोनों के लिए थी, जिसमें 36 विषय शामिल थी। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। तो कथन की बात करें तो कथन जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें प्रांत और रियासतें इकाइयों के रूप में शामिल थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसके कारण को।
कारण है अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के अनुसार विभाजित किया। तो ये अखिल भारतीय संघ की बात की गई है और इसमें विभाजन की बात की गई है, क्या गया है। और संघीय सूची में इतने विषय, प्रांत सूची में इतने विषय और संवर्ती सूची में इतने विषय, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि इसमें रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। तो ये भी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इस कथन का कारण नहीं है। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही, आर और ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों कथन सत्य हैं, लेकिन कथन और कारण सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल सही। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों अलग विषय हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना में निम्नलिखित प्रावधान थे। तो क्या क्या प्रावधान थे, दिया गया स्टेटमेंट नंबर 1, 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह करना। ऑप्शन नंबर 3, रियासतों की स्वतंत्रता। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो क्या था स्टेटमेंट, 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं, बिल्कुल सत्य बात है। ऑप्शन नंबर 1, ये कथन 1 सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह, ये भी बात सही है। रियासतों की स्वतंत्रता, रियासतों को स्वतंत्र नहीं किया गया है अभी, ये आगे होगा, तो ये कथन गलत है, ये माउंटबेटन योजना में नहीं है, इससे आगे जो आएगा भारत सरकार ने 1947 उसमें किया जाता है, जो रियासतों को स्वतंत्र अधिकार दिया जाता है कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय संघ में या पाकिस्तान इस्लामिक संघ में। लेकिन अभी तक जो है वो माउंटबेटन योजना में अभी तक विभाजन का प्रस्ताव नहीं रखा गया है, मतलब भारत को विभाजित नहीं किया गया है, तो ये नहीं होगा। 3 नंबर गलत है, 1 और 2 सही है। देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, तो ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। 2 डोमिनियन और 2 संविधान सभाएं, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह। थोड़ा हम देख लेते हैं इसके डिटेल को। देखिए, माउंटबेटन योजना 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1947 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता की जिम्मेदारी भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर क्या हुआ, मुस्लिम लीग भड़क उठी, क्योंकि उसको एक अलग राष्ट्र चाहिए था जो कि माउंटबेटन योजना में नहीं था, और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यानी ये सिर्फ उसी क्षेत्र पर लागू होगा जो इसे स्वीकार करते हैं। इसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए विभाजन की योजना पेश की। जब वो नहीं स्वीकार कर रहे थे मुस्लिम लीग, तब उन्होंने विभाजन की योजना सामने रखी लॉर्ड माउंटबेटन ने, और फिर इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। आगे आप जानते ही हैं देश का विभाजन हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर सी 3 जून 1946, ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर 1946। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इसमें केवल 211 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे जाके राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। तो इस अध्यक्ष वाला को याद रखिएगा, जो पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
बनते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस कथन को भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय जो थे, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठाई थी 1934 में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान किस तिथि को अपनाए गए थे? इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को किस तिथि को अपनाया गया था? तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भारत के गणतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। इससे रिलेटेड हम आपको कुछ पॉइंट्स दिखाते हैं। ये देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये भी याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। तो इस कथन को याद रखिएगा। चलते हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हमने पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा हम इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में यह ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांत और इसके दर्शन निहित थे। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया था। संविधान की वर्तमान प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। तो आज जो हम प्रस्तावना देखते हैं, जिसमें पढ़ते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व वाला जो है, उसको हमने संशोधित करके इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके रखा है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कही जाती है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो देने से पहले हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। संविधान सभा के अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 22 जनवरी 1950। हम जानते हैं इसी दिन राष्ट्रगीत को और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम सत्र का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। इसका थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। दिया है स्टेटमेंट, भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में प्रमाणित हुई। यानी जो देश इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, यूके से, वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को भी 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए। संविधान सभा का अंतिम सत्र भी 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। हालांकि 26 जनवरी 1950 को नई संसद गठित की गई, यानी मई 1952 तक भारत की अनामित संसद के रूप में कार्य करती रही। जो संविधान सभा थी वही संसद के रूप में कार्य करती रही 1952 तक। 26 जनवरी 1950 से संविधान सभा के कुल 11 सत्र आयोजित किए गए थे, इसको याद रखिएगा, जिसमें अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था और संविधान में को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था।
इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा। तो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो कि संविधान के ऐतिहासिक पक्षों को लेकर था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न आते हैं। तो अभी तक हमने केवल 20 क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस किया। आगे हम क्या करेंगे, किसी टॉपिक को पे प्रश्न करने से पहले उस टॉपिक को पहले डिटेल्स में समझ लेंगे थोड़ा, उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जिससे आप भी आंसर आसानी से दे पाएंगे और आपको समझने में भी आसानी होगी। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।